नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। गम मिले जितने खुशी का नाम दो, दर्द को ही जिंदगी का नाम दो। रो पड़े औरों के गम में जिसकी आंख, उसे नायक नहीं महानायक नहीं आदमी का नाम दो। पूरा देश, पूरा विश्व एक विभीषिका से जूझ रहा है और कहीं ना कहीं उसे इंतजार है कि कोई ना कोई एक नायक आएगा, चाहे वो डॉक्टर के तौर पर आए, चाहे वो वैज्ञानिक के तौर पर आए, चाहे वो पॉलिटिशियन के तौर पर आए, वो उसकी मदद करेगा। लेकिन जब हम फिल्मी दुनिया में जो हमारे हीरोज हैं, जो हमारे नायक हैं, जिनके चरित्र कहीं ना कहीं हमारे जेहन में रहते हैं और वो वास्तविक दुनिया में महानायक की तरह आम व्यक्ति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाते हैं, तो कहना चाहिए कि शब्द मौन हो जाते हैं, वाणी मौन हो जाती और भावनाएं मुखर हो जाती हैं। कोरोना के संकट काल में जो सरकारी नुमाइंदे थे, जिनकी जिम्मेदारियां थीं, जवाबदेहियां थीं, उन्होंने तो काम किया, लेकिन समाज की अपनी एक जवाबदेही है, नेता की अपनी एक जवाबदेही है, लेकिन अभिनेता ने भी जवाबदेही निभाई। मैं बात करूंगा सोनू सूद जी की। वो आज हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं और एक रियल हीरो की तरह उन्होंने कोरोना के संकट काल में जो लोगों की मदद की, भारत का अभूतपूर्व समर्थन मिला। सोनू जी, मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं आईएनडी 24 परिवार की ओर से। Thank you so much, Naveen ji, for having me, and God bless you. Thank you. सोनू जी, जिस प्रकार से जब ये विभीषिका चल रही थी, सूद, अगर मैं सूद को हम अपना शाब्दिक अर्थ देखें तो वो इंटरेस्ट होता है, ब्याज, और ब्याज लगता है मूल पे। तो आप तो सूद से ज्यादा मूल हैं और व्यक्ति का मूल है उसकी मनुष्यता, उसकी इंसानियत, उसकी आदमियत। जब नायक टीवी पर हम देखते हैं तो हम आप लोगों को देख के बड़ा रोमांचित हो जाते हैं और वो टीवी पे दिखता हुआ किरदार, जो हमारा हीरो है, वो रियल लाइफ में जब हीरो की तरह सामने आता है तो वो मैन नहीं सुपरमैन नजर आता है। ये कहां से आया ये थॉट आपको लोगों के बीच में जाकर उनकी मदद करने का? नवीन जी, मैं यही कहूंगा कि पता नहीं था कि कैसे करना है, पता नहीं था कब करना है और क्यों करना है। बस एक आवाज आई जब वो सब दृश्यों को देखा हम लोगों ने टेलीविजन पे, सबको विचलित किया, मुझे भी किया कि हमारे लाखों जो प्रवासी भाई बहन हैं वो सड़कों पर हैं, बच्चों के साथ हैं, बड़ी मुश्किल में है। और मैंने क्योंकि मैं बहुत खाना बांटता था उस समय, 45 से 50,000 लोगों को हम लोग खाना देते थे। तो जब मैंने तो उनको बहुत करीब से देखा है, उनको खाना दिया है, उनको पैक करके दिया है, तो मुझे लगा कि अगर मैं इनके लिए इनको किसी तरीके से घर पहुंचा पाऊँ तो ये बहुत बड़ा योगदान होगा। और मैंने पहला जो बीड़ा उठाया था वो करीबन 350 लोगों का था जो कर्नाटका जाने वाले थे। और जब मैं उनको सब परमिशंस लेकर उनको पहली दफा भेज पाया तो मुझे लगा कि ये पॉसिबल है और इसको किया जा सकता है। लेकिन ये मेहनत का काम है बहुत, क्योंकि लाखों लोग हैं जो आपके पीछे लग जाएंगे। और फिर जब मैंने भेजना शुरू किया तो वैसा ही हुआ कि 4 से 5 दिन के अंदर पूरे देश भर में वो खबर फैल गई कि सोनू है जो आपको घर भेज देगा। फिर जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी हर जगह से फोन आने लगे, लोगों ने मेरे नंबर ढूंढ लिए, ईमेल ढूंढ लिया, रास्ते ढूंढ लिए, पता ढूंढ लिया, घरों पे कई हजार लोग आके खड़े होने शुरू हो गए कि आप हमारे घर भेजो हमें। और फिर उसके बाद कहीं ईश्वर ने वो शक्ति दी जिसके कारण मैं करीबन 1.5 से 2 लाख लोगों को घर भेज पाया। जी, निश्चित रूप से ईश्वर की शक्ति तो थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब हम जीवन में आगे बढ़ते हैं तो सप्तपदी के बाद, खासकर शादी के बाद, जो हमारी जीवन संगिनी होती हैं वो वामांगी होती हैं। एक तरीके से अर्धनारीश्वर की हमारी परंपरा है, तो हमारा आधा जो भाग है वो उनको समर्पित रहता है। और वो आपकी सहधर्मिणी, आपकी धर्मपत्नी, पूरे इस विभीषिका के दौरान, आपकी इस पूरी जो मदद के दौरान, जो लोगों के साथ आप काम कर रहे थे उनको पहुंचाने का, उस दौरान वो आपके साथ खड़ी रही। सिर्फ आप नहीं थे, उन्होंने भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला लिया। तो जब ये बात घर में शेयर करी, सामान्यता तो ये है कि आप इतने बड़े अभिनेता हैं और रोका जाता है कि नहीं, कहाँ डिस्टेंस बना के रखें, थोड़ा दूरी बना के रखें, घर से बाहर न निकलें। जब कोई भी टेलीफोन लगाओ यही आवाज़ आती है। तो
घर पे तो इस विषय में बात होगी, वो खुद ही से आपके साथ खड़ी हो गई एक योद्धा के तरह, तो ये कैसे हुआ? उनको समझाया कि वो खुद ही हो गई आपके साथ खड़ी? देखिए, मैं चिंता तो जरूर थी उन्हें जी। कि बाहर जब आप बाहर से ब्रेड लाने नहीं जा सकते, घर से बाहर निकल कर, तो आप लाखों लोगों का बीड़ा कहाँ से उठा सकते हैं उनको जी घर भेजने का। जी जी लेकिन उन्हें ये भी पता था कि इसने तय कर लिया है कि ये किसी को पैदल चलने नहीं देगा जी और ये भेज के छोड़ेगा घर पर। और वो जो सोनाली है मेरी पत्नी, बहुत सालों से मुझे जानती है, उनको पता है कि अगर मैं किसी चीज के पीछे पड़ जाऊं जी तो मैं कैसे भी उसको करके छोड़ता हूं। और उन्हें पता था कि अब ये सबको घर भेज के छोड़ेगा। जी और फिर उन्होंने बोला कि बस आप सिर्फ ध्यान रखो अपना, क्योंकि घर पे बच्चे हैं, सब लोग हैं, परिवार वाले हैं, बिल्कुल जी तो किसी तरह का अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो आप लोगों को घर नहीं भेज पाओगे। तो मुझे कभी भी कोरोना की चिंता नहीं थी नवीन जी, मुझे सिर्फ ये चिंता थी कि अगर ये जो चाल पकड़ी है ये थमनी नहीं चाहिए। लोगों को घर भेजना बहुत जरूरी है, जब तक घर ना भेजूं तब तक कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और शायद उन्हीं माता पिता जो उनका इंतजार कर रहे थे, उन्हीं की दुआएं थी कि कुछ नहीं हुआ और भेजते गए लोगों को घर। और आज भी कुछ ना कुछ काम पे लगा ही दिया उन सब ने। मैं क्या मतलब, मेरे पास बहुत अच्छे शब्द नहीं हैं। जो दुआएं उन दिलों से निकली होंगी, उस समय की जो परिस्थितियां थीं, लोग सैकड़ों किलोमीटर पैदल चले, कईयों के साथ तो हादसे भी हुए, और जब उनके घर वाले सकुशल अपने वापस घर पहुंचे और उन्होंने आपके विषय में बताया, पूरे न्यूज़ में, कई टेलीविज़न शोज़ में लोगों की प्रतिक्रियाएं आई, तो आंखें कहीं ना कहीं नम हुई, गीली कर गई। और मैं ये तो समझना जरूर चाहूंगा कि ये आपने निर्णय तो लिया, लेकिन कभी भी किसी ने सोनू सूद को इस तरह से देखा नहीं था। मतलब सोनू सूद एक बड़ा संवेदनशील व्यक्तित्व, बड़ा गंभीर व्यक्तित्व, बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं होने वाला व्यक्तित्व, अपने काम से काम रखने वाला व्यक्तित्व, लेकिन एकदम रम गए सोनू सूद कि नहीं, कोरोना हो, कुछ भी हो, कितनी भी बड़ी विभीषिका हो, बिल्कुल खड़े होके सड़क पे बसों में बैठाल के लोगों को बिल्कुल टाटा बाय बाय करके उनको घर भेजना है। ये इतना जुनून कैसे आ गया? देखिए, जब आप रणभूमि पे उतरते हैं और आपके सामने दूसरी फौज, दूसरी सेना खड़ी होती है, तो एक शक्ति आपके जिस्म में आती है, जिसके कारण आप भिड़ जाते हैं और फिर जंग भी जीतते हैं। जब आप सड़कों पर उतरे और आप उन माओं को देखते हैं जिनकी गोद में 2-2 दिन के बच्चे, 10-10 दिन के बच्चे हैं और बहुत सारा सामान है उनके बाजू में, और उनके पास एक ही गुहार है कि आप हमें घर तो भेज दोगे ना। तो आपको पता है कि ये जो लोग हैं हजारों की गिनती में खड़े हुए हैं। जब मेरी गाड़ी उतरती थी तो हजारों की गिनती के लोग जो थे एकदम हाथ जोड़ के खड़े हो जाते थे कि आप हमें घर तो भेज दोगे ना। जो उनका विश्वास है उनकी आंखों में, वो आपको शक्ति देता है कि नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको घर भेज के छोड़ूंगा। और उसी शक्ति ने मुझे 20 घंटे हो, 22 घंटे हो सड़कों पर रखा, परमिशन लाने में व्यस्त रखा, और हम ले पाए। बहुत लंबा प्रोसेस होता था नवीन जी लेके आना, क्योंकि सब लॉकडाउन में थे स्टेट्स। पहले आपको उनके मेडिकल करवाने पड़ते थे, फिर लोकल पुलिस स्टेशन से सारी परमिशन लानी पड़ती थी, जिस जगह को बिलोंग करते हैं उनके उस इलाके के पुलिस स्टेशन से, फिर उस एरिया के डीसीपी से परमिशन लेनी पड़ती थी, जोनल हेड्स आपके लेनी पड़ती थी, फिर जिस स्टेट में जा रहे हैं उसके डीएम से, फिर उनके लोकल पुलिस वालों से, उस घर से, उस गांव से। इतना प्रोसेस था कि अगर आप एक भी इंसान को भेजना चाहते हैं उसके लिए उतना ही लंबा प्रोसेस था। तो मुझे पता था बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन मैं अभी भी हमेशा मानता हूँ कि वो दुआएं थी लोगों की जो काम कर रही थी, जो मुझे ये सब करवाने की वो शक्ति देती गई। जी, आपके फिल्मी अगर किरदारों की बात करें तो वो विलेन के रहे हैं, लेकिन आपके जिंदगी का जो किरदार है, आपकी जिंदगी की जो करनी है, उसने एक बड़ा बॉलीवुड का मशहूर गाना है, उसके शब्द ही बदल दिए। गाना कुछ यूं है कि नायक नहीं खलनायक है, खलनायक हूं मैं, जुल्मी बड़ा दुखदायक हूं मैं। अगर मैं आपके ऊपर, अगर लेखक कहीं आपको देख लेता तो वो यूं लिखता कि खलनायक नहीं नायक है तू, और बहुत ही प्रेमी और सुखदायक है तू। लोगों ने ट्वीट करना शुरू कर दिया। लोगों को लगा कि एक व्यक्ति है जो इतना स्वीट है कि एक ट्वीट पे वो उनके साथ खड़ा हो जाएगा। लोगों ने ईमेल लिखना शुरू कर दिए, लोगों ने फोन करना शुरू कर दिए, लोगों ने आपको अप्रोच करना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं प्रेशर तो बड़ा लगा होगा, एक बस भेजते हैं तो ये तो सिलसिला एक जब लंबा हुआ तो फिर
उसको मैनेज कैसे किया? आपको लगा कि अगर आप कहीं बीच में रोकते हैं तो लोगों की उम्मीदें टूटेंगी? तो चैलेंज तो बहुत बड़ा हो गया था। जैसे ही आपने एक दो बसेस रवाना की तो पूरे देश में सोनू सूद की आवाज लग रही थी कि ये व्यक्ति है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोगों को घर तो पहुंचा देगा। मैंने पहले दफा 10 बसें भेजी थी नवीन जी। 350 लोग थे उस समय। सोशल डिस्टेंसिंग एक बस के अंदर जहाँ पे 60 लोग बैठ सकते हैं, सिर्फ 30 से 32 लोगों की परमिशन मिलती थी। 10 बसें पहली दफा भेजी थी। लेकिन मैंने तभी सोच लिया था कि ये 10 बसों पर थमने वाला नहीं है। रोज 10, 20, 25 जितनी बसें होंगी हम लोग भेजेंगे। लेकिन इतनी गिनती इतनी बड़ी थी सब लोगों की कि हमें मालूम था कि बसेस से काम नहीं होगा। फिर मैंने ट्रेन की परमिशन के लिए बड़ी गुहार लगाई, हर जगह बड़ी कोशिश किया। तो उस समय ट्रेन की परमिशन नहीं मिल रही थी हम लोगों को। फ्लाइट्स किए, चार्टर फ्लाइट्स किए, कोचिन से भुवनेश्वर किया, मुंबई से असम किया, यहाँ से उत्तराखंड किया। तो सब जगह चार्टर फ्लाइट्स की, जहाँ जहाँ पे लॉकडाउन बीच में स्टेट्स लगा था और बसेस नहीं अलाउड थी जाना, तो मैंने उनको फ्लाइट से बाय एयर लिफ्ट करवा के उनको सीधा उनकी स्टेट्स में पहुंचाया। तो एक ऐसा जुनून आ गया था कि सोच रहे थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि जब तक आखिरी प्रवासी उसको घर नहीं छोड़ूंगा तब तक लगा रहूंगा। ये मेरा वादा था। आप मेरी पहली इंटरव्यू उठा के देख लीजिए, जिस दिन 350 बसेस भेजी थी, उस दिन मुझे किसी ने पूछा था, मैंने उनको एक बात बोली थी कि जब तक आखिरी प्रवासी घर नहीं पहुंचेगा मैं इस काम में लगा रहूंगा, और जब तक आखिरी नहीं गा मैं लगा रहूंगा। क्या बात कहूं, क्या एक फिर डायलॉग बोलना पड़ेगा कि अगर आपने कमिटमेंट कर दी तो फिर तो आप अपने आप की भी नहीं सुनेंगे। जो कमिटमेंट किया निश्चित रूप से आपने पूरा किया। सोनू जी, मैं ये जरूर जानना चाहूंगा, देखिए क्या है कि कोई भी पेड़ अगर बहुत हरा भरा है, बहुत फलदार है, बहुत फल फूल रहा है, तो उसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। ये जो मानवीयता की जो जड़ें हैं, ये जो संवेदनाएं हैं, ये जो फील है, ये प्रोफेशनली आता नहीं है। मतलब हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। जिसने लिखा वो आपको पहचान लिया एक मिनट देश ने, लेकिन मैं वो उस जड़ की उस गीली मिट्टी तक पहुंचना चाहता हूं जिसने ये संवेदनाएं कहाँ घर परिवार वो संस्कार, कोई ऐसी बात तो रही होगी जो इस स्तर पर पहुंचने के बाद भी आम आदमी से सरोकार नहीं छोड़ने दे रही है आपको। नहीं जी, मैं उसका जो श्रेय है अपने माता पिता को देना चाहूंगा। बचपन में जो उन लोगों ने जो सीख दी बिना बताते हुए, वो एक बहुत बड़ी सीख थी जिंदगी की। मेरे फादर की कपड़े की दुकान थी पंजाब में, अभी भी है, वो नहीं रहे। उसका नाम है बॉम्बे क्लॉथ हाउस। वहाँ पे लंगर लगता था हर हफ्ते, और खाना बांटते थे, और मैं भी साथ में खड़ा होकर खाना बांटता था। लोग बड़े खुश होकर खाना लेकर जाते थे। तो लगता था कि यार उनको घर में खाना लेकर जा रहे हैं, एक्स्ट्रा घर वालों के लिए, परिवार वालों के लिए भी लेकर जा रहे हैं। तो उसकी एक उनके चेहरे की खुशी देख के लगता था शायद यही जो है जीवन का सत्य है। मेरे माता प्रोफेसर सरोज सूद सारी जिंदगी पढ़ाते रहे बच्चों को, और पंजाब यूनिवर्सिटी में बहुत जाना माना नाम था, बहुत पढ़ाया उन्होंने बच्चों को। तो उनसे भी यही सीखा कि उस इंसान का हाथ थामो जो आपसे उम्मीद नहीं रखता कि आप उसकी मदद करेंगे। अगर आपने थाम लिया तो भगवान जो है आपका हाथ थामेगा, और फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। तो वो हम सीख जो थी बचपन से लेकर बड़े होते गए, पता नहीं चला कि वो जो पाठ बचपन में पढ़ाए गए थे उसका जो इम्तिहान होगा वो इतने सालों बाद होगा। मुंबई में वो इम्तिहान में बैठेंगे, और अव्वल नंबर से पास भी होना बहुत जरूरी है। बस ये है कि जो हमारे अध्यापक हैं, जो माता पिता थे, वो नहीं रहे, पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो ऊपर बैठ के देख रहे होंगे कि जो पाठ पढ़ाया था सही था। बिल्कुल सही कहा आपने। और ऐसी दिव्य आत्माएं कहाँ सर नहीं रहती हैं। बासांसी ऐसे जो दिव्य लोग होते हैं उनकी भौतिक उपस्थिति भले ही नहीं हो, लेकिन आपकी कृतियों के रूप में, आपकी सोच के रूप में वो सदैव जीवंत है। और हर व्यक्ति ये सोच ही रहा होगा कि कौन से माँ बाप होंगे भाग्यशाली जिन्होंने ऐसे सुपुत्र को जन्म दिया। और आप इम्तिहान भी किसको मान रहे हैं? आप देखिए ना सर, डिग्रियां फिर अर्जियां फिर गोलियां सल्फास की, ऐसे न जाने कितने सपने गुम यहाँ पर हो रहे हैं। और जिनको आती है कुछ दूसरों के लिए कुछ करने की कला, उनके कच्चे रास्ते भी आज डामर हो रहे हैं। आदमी तो अपने फ्रस्ट्रेशन में पागल हुआ जा रहा है, अपने डिप्रेशन में, अपनी अपनी चीजों से परेशान है। आप इम्तिहान इसको मान रहे हैं। मुझे तो लगता था कि आप इम्तिहान इसको मानेंगे कि किसी फिल्म में बहुत बड़ा आपको जब रोल मिला वो आपके लिए ब्रेक थ्रू होगा। आपने इम्तिहान भी ऐसा चुना जो अपने आप में अद्भुत है।
जो सालों के अच्छे खासे सफर के बाद आपको इम्तिहान देना पड़ा, मतलब आप अपने करियर के किसी पड़ाव को तो इम्तिहान मान ही नहीं रहे हैं। वो आपके लिए मैं बोलूं तो क्या बोलूं। अच्छा, फिल्मों में सबसे ज्यादा यादगार पल कौन सा था? कहाँ वो टर्निंग पॉइंट रहा कि भाई पंजाब कपड़े की दुकान पे अपने फादर के साथ, लोगों के साथ संवेदनाएं बांटने वाला एक लड़का जो है बॉम्बे क्लॉथ हाउस से बॉम्बे आ जाएगा और बॉम्बे में फिर एक ऐसा संसार, एक मायावी संसार खड़ा करेगा कि लोग सुनहरे पर्दे पर, रुपहले पर्दे पर देख के वाह वाह कर उठेंगे। कहाँ से वो थॉट आया कि नहीं बॉम्बे जाना है? सर मुझे याद है कि मैं इंजीनियरिंग अपनी खत्म की इलेक्ट्रॉनिक्स की, और फिर मैंने सोचा था कि वापस जाकर फादर के साथ बिजनेस जो है देखेंगे, ध्यान करेंगे, बढ़ाएंगे, एक शॉप की बजाय दूसरी शॉप खोलेंगे या कोई और बिजनेस बढ़ाएंगे। बट पता नहीं था कि जिंदगी में ये लिखा हुआ है आपके लिए कि आप इतने साल बाद मुंबई जाएंगे और आएंगे। मैं 1 साल की मोहलत लेकर आया था अपने माता पिता से। इकलौता था, उनको था कि यार इकलौता लड़का अगर चले जाएगा मुंबई में एक्टर बनने के लिए तो हम तो अकेले रह जाएंगे। पर जब गया तो उन्होंने बोला कि अब जाकर अपने सपने पूरे जरूर करना। और बस जब हर रोज हम लोग फोन करते थे उनसे, और मैं अपने मदर से पूछता था कि और क्या चल रहा है, तो बोले थे बस उसी एक खबर का इंतजार कर रहे हैं कि जब तू बोलेगा कि मेरा सपना पूरा होने जा रहा है और मुझे वो मिल गया जिसकी मैं तलाश के लिए निकला हूँ। तो किरदार जो है नहीं जी, सब फिल्में हिट होती हैं, बड़ी होती हैं, ब्लॉकबस्टर होती हैं, लोग याद रखते हैं। पर मैं ये मानता हूँ कि आपकी जिंदगी का जो असली किरदार होता है वो होता है जो आप अपनी रियल जिंदगी में निभाते हैं। ये बाकी जो जिसकी जो लिखावट होती है ऊपर वाला लिखता है, जिसका जो स्क्रिप्ट राइटर होता है, डायरेक्टर होता है, वो ऊपर वाला होता है। और अगर आप उस किरदार में बाखूबी अपना किरदार निभा पाए तो तभी आप जिंदगी के नायक बन सकते हैं। और मुझे लगता है कि ऊपर वाले ने जो स्क्रिप्ट लिखी थी उसके अंदर कहीं ना कहीं मैं ठीक ठाक काम कर पाया। नहीं, स्क्रिप्ट की अगर मैं बात करूं तो मुझे जहां तक मेरी जानकारी है, क्योंकि क्या है कि अब मीडिया की जानकारी तो ऐसी है कि पता चले कि मंगल ग्रह की भी बातें कर रहा है और उस सब्जेक्ट की भी बातें कर रहा है कि जो वास्तविकता में है भी कि है नहीं। ये मीडिया अपना एक अलग माहौल में है। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी, हो सकता है मेरी जानकारी सही हो, कि आप अपने डायलॉग्स भी खुद लिख लेते हैं। कई आपने अद्भुत डायलॉग लिखे और फिर ऐसे लिखे कि लोग कंफ्यूज हो गए कि स्क्रिप्ट राइटर को बोलें कि अभिनेता की वाहवाह करें कि डायलॉग डिलीवरी करें, इतना कंफ्यूजन हो गया। तो ये लेखन की विधा कहाँ से आई? एक्टिंग करते करते लिखने वाला व्यक्तित्व कहाँ से पनप गया, कहाँ से जन्म ले लिया? देखिए नहीं जी, जो एक आर्टिस्ट होता है ना, आर्टिस्ट को बहुत बखूबी पहचान लेता है। अभी मैं आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि मैं इंटरव्यू से बोर हो जाता हूँ अक्सर, पर बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ इंटरव्यू करते समय मजा आता है। आप उनमें से एक हैं, क्योंकि जब आपसे बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि मजा आ रहा है, क्योंकि उनकी जो जिंदगी की जो एक्सपीरियंस है वो आपको पता चलता है। जैसे आप बात करते हैं, आपके शब्दों में जो मिठास है, जो एक्सपीरियंस है, वो कहीं ना कहीं पढ़ाई करके जो छोटे शहरों से लोग आते हैं उनकी जो एक्सपीरियंस होता है उसी के कारण होता है। हम भी छोटे शहरों से आए, मदर मेरे लिटरेचर बैकग्राउंड से थे, इंग्लिश लिटरेचर बैकग्राउंड था, लिखते थे बहुत वो भी, और हमेशा बोलते थे कि जब भी कुछ लिखो एक्सपीरियंस वो हमेशा किताबों में जरूर लिखो, पता नहीं कब आपके काम आएगा। तो मुझे लगता है कि जिनके साथ जब काम करने लगा तो खुद ब खुद डायलॉग्स जमने शुरू हो जाते हैं, आ जाते हैं, बात करते करते सूझनी शुरू हो जाती है। वो कहाँ से आती है, उसकी ट्रेनिंग कहाँ से होती है आपको पता नहीं, पर कहीं ना कहीं वो आप उसके साथ पैदा होते हैं। तो आई फील कि आज मैंने आपसे कुछ डायलॉग सुने तो मैं वो भी जब अपना इंटरव्यू खत्म होगा तो आपसे भी लिखवा के ले लूंगा कि सर मैं भी कभी ना कभी इसको अपनी फिल्मों में इस्तेमाल जरूर करूंगा। जी जी जी, मेरी जर्रा नवाजी है ये बात तो। लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि देने वाले ने दे रखी चंदन पर चिंगारी तुझको, आग लगेगी धुआं उठेगा, और लिखने वाला दर्द भीतरी तेरा उसका साथ बाबरे, साथ चिता के ही छूटेगा, तेरे अंदर रस का सोता है, तू आदमी अद्भुत है, उसे फूटना है फूटेगा, वो तो झरेगा। ये इस व्यक्ति, आप कह रहे हो कि मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जैसा आनंद एक भक्त को भगवान की आराधना में आता है, मैं इस टाइम पे इंटरव्यू में हुई नहीं। क्योंकि मेरे को, मैं सीरियसली बोल रहा हूं, क्योंकि ईश्वर ने कहा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए में जाना। ये जो प्रेम की गंगा आपने बहाई, प्रेम की गंगा बहाते चलो,
दीप से दीप जलाते चलो, जो लोग घर पहुंचे, हर सब कुछ हमने सरकार पे छोड़ दिया है। मतलब टीकाकरण से लेके रोजगार तक, स्वास्थ्य तक, समाज की अपनी एक जवाबदेही है। नेता जो करेंगे करेंगे, अभिनेता जो करेंगे करेंगे, लेकिन जो प्रणेता होता है ना, वो अपने आप में अद्भुत होता है। आप तो नेता, फिर उसके बाद अभिनेता और उसके बाद प्रणेता होता है। प्रणेता तो उस हजारों साल नरगिस जब अपनी वीरानी पर रोती है तब चमन में एक दीदावर पैदा होता है, और आज उस दीदावर का मैं दीदार कर रहा हूं। कोई अद्भुत बात नहीं कर रहा हूं। बात सिर्फ इतनी है सोनू जी कि ये जो विभीषिका के दौर में जो चीज चली, विभीषिका के दौर में एक सहयोग की जो आपने मिसाल प्रस्तुत की, तो क्या अब आपको जब उसका एक वास्तविक एहसास हुआ, अनुभव हुआ, तो क्या अब आगे किसी एनजीओ के माध्यम से या किसी समिति के माध्यम से या आपके ग्रुप से कुछ इस प्रकार का सोशल कंसर्न हमेशा जारी रहेगा? जी, अभी भी जारी है। प्रवासी लोग घर चले गए, फिर उनके लिए नौकरी के लिए हम लोगों ने काम करना शुरू किया। तो प्रवासी रोजगार हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया। लाखों लोग जुड़ चुके हैं, करीबन 1 लाख से ऊपर नौकरियां हम लोग ऑलरेडी दिलवा चुके हैं। 18 से 19 हजार लोगों की इंटरव्यूज अभी जारी है, चल रही हैं। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि ये नौकरियां मिल गई तो बहुत सारे मेडिकल की प्रॉब्लम्स लोगों की आनी शुरू हुई कि मैं एमपी में यहाँ पर हूँ, मैं बिहार में हूँ, यूपी में हूँ, पंजाब में हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। लोग अपने बच्चों को लेकर, परिवार वालों को लेकर मेरे घर के सामने आ जाते हैं कि ये देखिए भाई मेरे बच्चे का ये हालत है, इसको किसी न किसी अस्पताल में दिखाइए। हमने तो कर्नाटका से, आंध्रा से गाड़ी पकड़ के, बस पकड़ के आ गया हूँ। फिर आप उनको अस्पताल लेकर जाते हैं, उनको ठीक करवा के भेजते हैं। तो अभी वो दौर शुरू हुआ कि जब पूरा देश जो है मेडिकल के लिए आपके पीछे पड़ गया। फिर उसके बाद एजुकेशन के लिए आपके पीछे बहुत लगे। लोगों ने बोला कि मेरे पास फीस देने के पैसे नहीं है, मुझे लैपटॉप चाहिए, मुझे कंप्यूटर चाहिए, मुझे फोन्स चाहिए पढ़ने के लिए। वो दौर शुरू हुआ। तो अभी मुझे एक चीज का एहसास जो हमें हमेशा था, मैं पहले भी हमेशा बोलता हूँ कि दुनिया में हर चीज जो होती है डिजिटल हो सकती है, रोटी कपड़ा और मकान नहीं हो सकता। रोटी कपड़ा मकान के लिए इंसान को बाहर निकलना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, अगर सेहत खराब होगी तो इसका इलाज करवाना ही पड़ेगा। तो ये 3 बड़ी 4 जो समस्याएं हैं बहुत बड़ी है। तो सबसे पहले प्रवासी रोजगार के थ्रू मैंने एम्प्लॉयमेंट का काम शुरू किया, और अभी 2 बहुत बड़ी चीजें मैं जो करने जा रहा हूँ, आप शायद कल या परसों के अंदर। पहला एक होगा, वो होगा इलाज। दुनिया में जो इलाज के लिए लोग ढूंढ रहे हैं, मदद ढूंढते हैं कि मैं कहाँ जाऊं मदद के लिए, तो मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करने की कोशिश कर रहा हूँ, और किया है मैंने, कि जहाँ पे करीबन 45 से 50 हजार जो डॉक्टर्स हैं पूरे देश भर के, वो एक साथ रहेंगे। उसका नाम है इलाज इंडिया। मैं पहली दफा आपके चैनल पे जिक्र भी कर रहा हूँ, इसका मैंने बात कभी किया नहीं है। उस प्लेटफॉर्म पर सारे के सारे जो मरीज होंगे देश भर में, किसी भी कोने में होगा, वो डालेगा कि मुझे लिवर की प्रॉब्लम है, मुझे ब्रेन ट्यूमर है, मेरे पास ये नहीं है, मैं देश के इस कोने में हूँ। और वो डॉक्टर्स भी जो देश भर के कोने वाले होंगे उसके अंदर होंगे। हम उनको मैप करेंगे, और हमने उनसे प्लेज लिया है, कसम दिलाई है कि आप एक सर्जरी कम से कम आप 1 महीने में फ्री करेंगे किसी भी पेशेंट के लिए। वो सब लोग रेडी हैं करने के लिए, अभी भी कर रहे हैं। और आप सोचिए कि अगर 50,000 डॉक्टर उसमें जुड़ते हैं और 50,000 सर्जरीज अगर वो फ्री होती हैं, तो आप सोचिए कि कितने लोगों को, कम से कम हजारों की गिनती में जो लोगों की जानें बचेंगी। उसकी कोशिश है, उसको करवाना है, एजुकेशन दिलानी है। उसके लिए मैं पूरा टाइप्स कर रहा हूँ देश भर की यूनिवर्सिटीज के साथ, कि उन सब लड़कों को, लड़कियों को जो अफोर्ड नहीं करते एजुकेशन और इंटेलिजेंट है, उनको उनके मतलब के सब्जेक्ट्स मिल सके, चाहे वो MBBS हो, इंजीनियरिंग हो, मास कम्युनिकेशन हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, कंप्यूटर साइंस हो, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट हो, एविएशन हो, सब उनको कोर्सेज में उनको मिले जो करना चाहते हैं। तो कोशिश है, अगर दुआएं रही और सब ठीक रहा, तो आप देखेंगे अगले 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर ये सब लोग ज्वाइन करना भी शुरू कर देंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कि अभिनेता प्रणेता है, लोगों को प्रेरणा दे रहा है कि भाई हमारे साथ जुड़ के एक सामाजिक दायित्व में आप भी हम कदम बनिए। क्या कभी जेहन में ये विचार आपके आया कि इस देश की जो राजनीति है उसमें आप इन्वॉल्व होकर कभी आगे उसको समय देंगे? क्योंकि लोग राजनीति से थोड़ा बचते हैं, जबकि राजनीति है जो राष्ट्र नीति निर्धारित करती है। एक युग रहा होगा जब हमारे राजनेताओं का अपना एक ऑरा रहता था। आज राजनीति को लेकर भले ही नेगेटिव कमेंट आते हैं, लेकिन चीजें तो राजनीति से ही ठीक होंगी। अच्छे लोगों को राजनीति में जाना ही चाहिए। देश को बड़ी बेसब्री से इंतजार है। तो क्या कभी सोचा है कि अगर ऐसा अवसर, कोई प्रस्ताव किसी
व्यवस्थित पार्टी से आए, जिसकी विचारधारा मिलती हो, जो आपको चाहता हो कि आप उनके प्लेटफॉर्म पे जुड़कर और इस दिशा में आगे बढ़ें? कभी ऐसा सोचा है आपने? नहीं जी, मेरे को ना पिछले 10 साल से राजनीति के ऑफर्स आ रहे हैं जी। कि आप ज्वाइन कीजिए, बहुत 10 सालों से आ रहे हैं। मैं हमेशा उनको बोलता हूँ कि यार अभी मुझे नहीं लगता कि मैं इस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं एज एन एक्टर अभी बहुत कुछ करना चाहता हूँ। अगर मैं एक सीट जीत कर मैं अपने इलाके में जाकर काम ही ना कर पाऊँ, तो वो मेरे उस बेल्ट के लिए बहुत बड़ा धोखा होगा कि मुझे उन्होंने बनाया है मुझे लीडर और मैं वहाँ जा नहीं पा रहा। तो मैं उनमें नहीं हूँ कि अगर मैंने कोई कमान संभाली है और उसको मैं ना निभा पाऊँ। अभी एज एन एक्टर बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन अगर कभी जिंदगी में कभी मैं पता नहीं कितने साल बाद या कभी इस तरफ मुझे मुड़ के देखना पड़ा या उस तरफ जाना पड़ा, मैं आपसे इस बात का वादा जरूर करता हूँ कि वो सब बदल दूंगा जो एज एन एक्टर वो तो बदलने की कोशिश कर रहा आपको हूँ और वादा बदल पाया करने की हूँ। जरूरत ही नहीं है, बस आपको इरादा करने की जरूरत है। जितना मैं इस आधे घंटे में आपको समझ पाया हूँ, वादा तो मैं करूंगा कि अगर कभी उस वक्त तक ईश्वर ने ये संयोग बनाए रखा, तो सबसे पहला इंटरव्यू एज एन मतलब पॉलिटिशियन, एक राजनेता के तौर पर मैं ही करूंगा। आपको एक अंतिम सवाल क्या है, बस जी आपसे कहना चाहूंगा, हमारे देशवासियों के लिए सोनू सूद जी का प्रेम भरा एक संदेश चाहूंगा। देखिए, मैंने एक फिल्म के अंदर डायलॉग था दबंग के अंदर, जो मैं कई बार जिक्र कर चुका हूँ कि मैं और सलमान हम गाड़ी में जा रहे थे और सलमान ने मुझसे पूछा कि सोनू तू कंफर्टेबल तो है ना गाड़ी के अंदर, बड़ा लंबा इंसान है तो मैंने बोला कि क्या है ना कि कानून के हाथ और सोनू सूद की लात दोनों बहुत लंबी हैं सलमान। तो कहते हैं यार बड़ा कमाल का डायलॉग है। तो हमने अगले दिन शूटिंग के अंदर उसको डाला कि कानून के हाथ और सोनू सूद की कानून के हाथ और छेदी सिंह की लात दोनों बहुत लंबी हैं भैया। तो वो डायलॉग बड़ा हिट हुआ। तो मैं सब लोगों से यही कहना चाहूंगा कि कानून के हाथ जी और आप सब की जो सोच और पहुंच है बहुत लंबी है भैया, इसको सीमित मत रहने दो। किसी नेता, किसी अभिनेता, किसी का भी इंतजार मत करो कि वो आपके लिए कुछ करेगा। आप टैक्सेस भरते होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है करना। आप खुद एक ऐसी मिसाल बनो कि वो नेता भी आपके पीछे आए कि बहुत से कहां से इतनी प्रेरणा लेके आते हो, हमें भी साथ ले चलो। तो जिस दिन आप नेता के ऊपर वाले नेता बन गए, उस दिन जो देश है बदल जाएगा। बहुत शुक्रिया सोनू जी। बस मैं यही कहूंगा आपके लिए कि हम आदमी हैं, दुआ कीजिए, हम आदमी रहें इसके लिए भी दुआ कीजिए, और सिर्फ होने से कुछ नहीं होगा। सोनू सूद जैसा आदमी बनिए और हक अदा कीजिए, और सीखना है तो जुगनुओं से सीखो, आपसे सीखो। रोशनी हो ना हो जला कीजिए। निश्चित रूप से वो उजास आएगी जब इस देश में समस्याओं का जो अंधियारा है वो छटेगा। IND24 आपको सैल्यूट नहीं करता, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ यहाँ से सर। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।